हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एम के जैन क्लासेस में। और मैं स्वागत करने के लिए हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नाउ। डेली द सेम स्टेटमेंट सेम, है ना? बट इट इज रिक्वायर्ड, इट लुक्स गुड। ओके, स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे। क्या टॉपिक रहेगा आज हमारा? हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया है, तो नाउ विल मूव अहेड अहेड टू प्रोटिस्टा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी करना, है ना? मोनेरा से तो छूट गया पीछा, पीछा नहीं छुड़ाना है। इन चीजों को हमें लर्न करना है बाय हार्ट, अपने दिमाग में, दिल में, आत्मा में उतार लेना है। तो अब आ गया हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। भाई किनका किंगडम है? स्पेशली बनाना पड़ा था। किसने मेहनत की थी इसको बनाने के लिए, याद है? किसने बनाया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन्होंने दिया था? अर्नस्ट हैकल। तो किसने बनाया था प्रोटिस्टा? दिस वाज डिजाइन्ड बाय अर्नस्ट हैकल। किसके लिए बनाया था? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ना, सारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ ली हमने। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी? वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी फॉर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट प्रोकैरियोट इकट्ठे पड़े हुए थे। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को ही अलग किया गया और किसके अंदर डाल दिया गया? इन फाइलम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे हमने किन्हें प्लेस किया है? हमने नहीं किया है, मिस्टर हैकल ने किया है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। चलिए, अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहाँ पे मिलते हैं पता है? मोस्टली एक्वेटिक। ज्यादातर ये कहाँ मिलेंगे? पानी के अंदर। बट टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। पर मैंने मोस्टली उधर लगा दिया ना, तो उस पर ज्यादा फोकस रखना है। बट टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। और बताती हूँ। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ना क्या है इस किंगडम का? एक प्रॉब्लम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब मुझे तो एक प्लस पॉइंट लगता है कि बेचारे को, किसी को अगर कहीं जगह नहीं मिली ना, उठाओ प्रोटिस्टा के अंदर डाल दो, बशर्ते यूनिसेलुलर यूकैरियोट होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, मुझे बड़ी क्रिटिसाइजिंग सी लाइन लगती है वो, है ना? लेकिन मुझे ठीक भी लगती है। पर क्रिटिसाइजिंग इसलिए लगती है कि जब हमें स्टडी करनी पड़े ना इस चीज की, तब दिमाग भेजा, कहते हैं ना, खाली हो जाता है उस लाइन को पढ़ के। क्या लिखा हुआ है कि इस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। क्या मतलब हुआ मैम इसका? हमें तो समझ नहीं आया। अभी समझा देते हैं एक चीज से। सपोज कीजिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा यहाँ। चलो थोड़े तरीके से लिख लेते हैं इसको। हम किससे लिखेंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। अरे, एग्जाम्पल लिया हमने किसका? क्लेमाइडोमोनास। क्या है ये? क्या है ये? आप कहोगे मैम एल्गी है ना? पर इसको विटेकर ने कहाँ डाल दिया? प्रोटिस्टा के अंदर। कैसे हो गया? क्योंकि क्यों डाला? अकॉर्डिंग टू विटेकर अगर इसको देखें तो इट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। भैया बनता है उसमें डालना। लेकिन अगर जेनुअली हम इसको देखें, अगर हम एक बॉटनिस्ट हैं या आप कह लीजिए एक एल्गल बॉटनिस्ट हैं, तो हम इसको क्या रखेंगे? क्योंकि इसके पास क्या है? एल्गी जैसे, हायर प्लांट्स जैसे इसके पास पिगमेंट हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। तो इसको हमें किस में डालना चाहिए? एल्गी में डालना चाहिए। दोनों की दोनों लोकेशंस ठीक हैं, लेकिन हमने व्यू पॉइंट को देखना है कि हमने विटेकर को फॉलो करना है। तो भैया ये प्रोटिस्टा में बिल्कुल ठीक रखा है क्लेमाइडोमोनास को। लेकिन अगर अगर हम एक बॉटनिस्ट की तरह सोच रहे हैं, या हम एल्गी के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं, हम एल्गल बॉटनिस्ट हैं, तब इसको भैया एल्गी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एल्गी का ही एक भैया हिस्सा, उन्हीं का एक ये भाई बंधु है एल्गीज का ही। समझ आ गया? तो इसीलिए ये जो एक प्रोटिस्टा, एक ऐसे नहीं कह सकते कि बस इन्हीं लोगों का ये एक मतलब कि यही वाले ऑर्गेनिज्म सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर रखे जाएंगे। तो इधर उधर से कोई कैसा भी है, कुछ भी है ना, बिना जात पात रंग भेद के प्रोटिस्टा कहता है मैं एक ही चीज देखता हूँ, वो क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और भेज दो इसको मेरी शरण में, बस। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, और वो बहुत बड़ी बात क्या है कि इसका कोई भी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। और क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर?
और इसके अंदर लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर के ऊपर तो क्या बात करनी है, एक सेल के हैं। क्योंकि यूकैरियोट है तो सारे के सारे यूकैरियोटिक फीचर इसके अंदर मिलेंगे। कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या मिलेगा इसके अंदर? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके साथ साथ न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस तो उसके अंदर बैठी ही होगी। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। पता है ना कौन सी? गोल्जी हो गई, ईआर हो गई, लाइसोसोम्स, ये तो सिंगल सेल्ड हो गए। उसके अलावा हमारे पास डबल सेल्ड में कितनी सारी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये जितनी भी सिंगल डबल सेल्ड सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। और क्या डिफरेंस, और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर? राइबोसोम्स बड़े स्पेशल होते हैं। कौन से? एटीएस राइबोसोम्स मिलेंगे यहाँ पे, एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट। देखो छोटी क्लासेस वाला काम हम करने बैठ गए ना, पर चलो लिखना पड़ता है ना, क्या करें, लिखना तो पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, अभी इसके पीछे और ज्यादा नहीं भागेंगे, ये हमें पता है क्या है। हाँ एक चीज क्या है यहाँ पे फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फ्लैजेला के साथ साथ सीलिया भी हो सकता है किसी में प्रेजेंट, मतलब मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। बोथ मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होंगे तो भाई वो फ्लैजेला की हेल्प से भी मूव कर सकते हैं। फ्लैजेला के अलावा यहाँ पे सीलिया भी मिल सकता है। सीलिया के अलावा यहाँ पे स्यूडोपोडिया भी मिल सकता है, एक फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया क्या है, किसके पास होता है? अमीबा याद आता है ना स्यूडोपोडिया के नाम से, वही अमीबा वाला स्यूडोपोडिया। उसके अलावा क्या है इसमें? एनसीईआरटी की एक और इंपॉर्टेंट लाइन, एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, नो वेल मार्क्ड बाउंड्री, और एक दूसरी बड़ी स्पेशल लाइन आती है क्या? लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। क्या? वेरी वास्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मोनेरन्स की क्या क्वालिटी थी? उनके मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। सिंपल ऑर्गेनिज्म थे दो, शो लॉट ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे डाइवर्सिटी किस चीज में देखने को मिलती है? न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की वजह से ही हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी की हुई है। और क्लासिफिकेशन कर ले अब इसकी, चलो लेट्स मूव टू दी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट्स या प्रोटिस्टा किसके बेस पे की है? अभी मैंने लास्ट में जो पॉइंट लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। और इतनी डाइवर्सिटी है ना, आप देखना खुद खाना बनाने वालों से लेके ये हेटेरोट्रॉफिक तक पहुंच जाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक का भी एक और फॉर्म यहाँ पे एक और अचंभित करने वाली है, दैट इज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इनमें देखने को मिलेगा कि भैया हम फोटोट्रॉफ भी हैं, जरूरत पड़ने पे हम हेटेरो भी बन जाते हैं, हम हेटेरो भी हैं, जरूरत पड़ने पे हम फोटो भी बन जाएंगे। समझ आ रहा है? इसीलिए इसमें लिखा है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। तो इसके बेसिस पे हमने इसको 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया। we have categorized all these into 3 categories। अब ये कैटेगरीज क्या होंगी? देखो ये क्या है, ये क्या है? दिस इज किंगडम। किंगडम के अंदर अब हम क्या रखेंगे? डिवीजन या फाइलम। डिवीजन या फाइलम ही आएगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज प्रोटिस्टन एल्गी। क्या आएगी? प्रोटिस्टन एल्गी। अभी देखो इसके ऊपर भी कुछ समझाने वाली हूं मैं आपको। उसके बाद आएंगी प्रोटिस्टन फंजाई, और उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे?
प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, और इनको हम बोलते हैं एल्गल प्रोटिस्ट। एल्गल प्रोटिस्ट्स ये हैं फंगल प्रोटिस्ट्स, या इन्हीं का दूसरा नेम क्या होता है, दीज आर नोन एज दी स्लाइम मोल्ड्स। और यहाँ पे जोन आ गया मतलब जूओ, तो ये किससे रिजेंबल करे। अब तीनों के देखो नेम से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो है ना प्रोटिस्टन एल्गी, मतलब अभी हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा कि प्रोटिस्टा की कोई भी वेल मार्क्ड बाउंड्री नहीं है। वेल मार्क्ड बाउंड्री का मतलब जैसे मोनेरा में हमें पता है क्या आना है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया आएंगे। किंगडम फंजाई के अंदर हमें पता है वील स्टडी ओनली अबाउट फंगस, फंगस एंड फंगस। प्लांटी में हम सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करेंगे, लोअर प्लांट्स हायर प्लांट्स। एनिमेलिया में हर टाइप का एनिमल पढ़ लेंगे। भैया प्रोटिस्टा के अंदर देखो प्रोटिस्टन एल्गी, मतलब कि प्रोटिस्ट जो हैं वो प्लांट लाइक भी हो सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड से आपको क्या समझ आ रहा है, फंगस, तो ये फंजाई लाइक भी हो सकते हैं। और जोन से क्या पता चल रहा है, जू वर्ड से आया है, एनिमल्स लाइक भी हो सकते हैं। तो भैया प्रोटिस्ट के अंदर देखा कैसे कैसे मेंबर्स पड़े हुए हैं, कुछ प्लांट लाइक, कुछ फंगस लाइक, और कुछ किस जैसे, एनिमल लाइक। तो इसी वजह से अब एक चीज हम ऐड करेंगे कहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो हम इंट्रोडक्शन लिखी है हमने किंगडम प्रोटिस्टा की, क्या कि दीज आर एंसेस्टर्स ऑफ ऑल, जस्ट ऐड दीज आर ancestors of all eukaryotic organisms। क्योंकि भैया प्रोटिस्ट, अभी प्रोटिस्टा से पहले हम लोग मोनेरा पढ़ के आए हैं, सभी के सभी कौन पढ़े हुए थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ये पहली बार यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, और इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही देखो हमने, जब मैंने विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था ना कि सबसे पहले कौन आए, मोनेरन। मोनेरा की क्या स्पेशलिटी थी, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। इनसे इवॉल्व होके कौन बने, कौन बने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कौन थे, इनके साथ साथ जिन बच्चों को नहीं याद या लिखते रहेंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इनके नीचे लिखेंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से कौन इवॉल्व हुआ, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट से क्या बना, ये देखो कौन इवॉल्व हुए, यहीं से फंजाई इवॉल्व हुआ, यहीं से प्लांटी इवॉल्व हुआ, और यहीं से एनिमेलिया इवॉल्व हुआ। तो जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे, प्रोटिस्टा इनका एंसेस्टर था। अरे आज मेरी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है ना। तो ये एंसेस्टर था इन सब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का। और प्रोटिस्टा के लिए एक बात और बोली जाती है कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये भी आप लिख सकते हो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। गॉट इट। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में है, इसीलिए मैंने इनको स्टार मार्क कर दिया। एक तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत डाइवर्स है, एंसेस्टर्स हैं ये जितने, और फंजाई प्लांटी मतलब इनसे ऊपर के जितने हैं वो सब इन्हीं से इवॉल्व होके बने हैं। और वो देखो इनकी क्लासिफिकेशन को देख के बेटा हमें पता भी चल रहा है, प्लांट इवॉल्व हुए होंगे यहाँ से, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से, फंगस इवॉल्व हुई होगी यहाँ से, स्लाइम मोल्ड से, फंगस लाइक प्रोटिस्ट से, और एनिमल इवॉल्व हुए होंगे यहाँ से, कहाँ से, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से। समझ आ रहा है, तो इनकी क्लासिफिकेशन से ही हमें समझ आ रहा है कि भैया यही आगे इवॉल्व होके इन्होंने क्या बनाए होंगे, मल्टी सेलुलर हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बनाए होंगे। गॉट इट। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इन डिविजन्स के नीचे कि हमें इनमें पढ़ना क्या क्या है।
यहाँ पे बेटा हम पढ़ेंगे, ये वाले टेबल के अंदर हम पढ़ेंगे 3 क्लासेस। कौन सी? क्राइसोफाइटा, एक हम पढ़ेंगे पायरोफाइटा, और एक हम पढ़ेंगे यूग्लिनोफाइटा। 3 क्लासेस हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। क्राइसोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। पायरोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द फायर एल्गी। इसकी भी बड़ी, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे एल्गी, पर इसकी भी कहानी बेचारे की, ये एनिमल लाइक भी है, ये प्लांट लाइक भी है, तो इसके साथ भी बड़ा बुरा ही है। तो उसको समझ नहीं, जो कहीं नहीं समझ आया प्लांट में डाले कि एनिमल में डाले, उसको कहाँ पटक देते हैं उठा के? प्रोटिस्टा में। तो भैया इतना अच्छा किंगडम है, सबको वेलकम कर रहा है, और उसको हम क्रिटिसाइज करें? अब भाई बाउंड्री कैसे हो सकती है ऐसी चीज की? इतना बड़ा दिल इसने रखा हुआ, आ जाओ, जिसको कहीं जगह नहीं मिली मैं बैठा हुआ हूँ, बशर्ते एक टैग लेके आना यूनिसेलुलर यूकैरियोट का। दैट्स इट। प्रोटिस्टेंट फंजाई के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ए सेलुलर भी होते हैं और स्लाइम मोल्ड सेलुलर भी होते हैं। तो ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ये मैंने क्या लिखा? अच्छा ए। यहाँ पे हम किस किस की स्टडी करेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सीलिएट्स, सार्कोडीन्स, मतलब अगर क्लासेस की बात करें, सीलिएटा, सार्कोडीना, फ्लैजेलेटा और स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। तो सीलिएटा है ना, सीलिएटा, सार्कोडीना आए हैं ये, सार्कोडीना, फ्लैजेलेटा एंड स्पोरोजोआ। तो लेट स्टार्ट विद दी प्रोटिस्टन एल्गी फर्स्ट। हम इसको पकड़ेंगे पहले, प्रोटिस्टन एल्गी को, और उसमें जो सबसे पहली क्लास है हमारी वो क्या है? तो किंगडम हमारे पास क्या है? देखो बेटा साथ साथ क्लासिफिकेशन। किंगडम हमारे पास है प्रोटिस्टा। उसका डिवीजन कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा डिवीजन पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के लिए डिवीजन ही होता है ना, एनिमल्स के अंदर फाइलम होता है। तो प्रोटिस्टन एल्गी, प्रोटिस्टन एल्गी या एल्गल प्रोटिस्ट। और उसके अंदर क्या होती है? क्लास। तो कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? पहली क्लास पढ़ रहे हैं, दैट इज क्राइसोफाइटा। और इन क्राइसोफाइटा को मैंने आपको क्या बोला है? इनको हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी गोल्डन एल्गी। क्यों? क्यों बोलते हैं इनको गोल्डन एल्गी? क्योंकि यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं? कौन मेंबर्स हैं इनके? यहाँ पे आती हैं हमारे पास डेस्मिड्स एंड डाई एटम्स। क्या चीजें स्टडी करेंगे हम यहाँ पे? डेस्मिड्स को स्टडी करेंगे और डाई एटम्स को स्टडी करेंगे। कहाँ पे रहते हैं यूजुअली? मोस्टली फ्रेश वाटर, but also found in marine waters, marine waters। उसके अलावा और क्या इनकी स्पेशलिटी है? इनकी जो बॉडी है ना बेटा, दैट बॉडी इज, अच्छा सबसे बड़ी एक चीज लिख लो उससे पहले, इनका जो भी हमें स्टेज जो हम स्टडी करें उसमें कोई भी फ्लैजेला इनके पास नहीं होता। नो फ्लैजेला मीन्स फ्लैजेला इनमें एब्सेंट होता है, फ्लैजेला एब्सेंट। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? बहुत पेक्यूलियर है इन तीनों में। हम ना एक कंपैरेटिव डिफरेंस भी करेंगे लास्ट में तीनों क्लासेस में, और वो आना बहुत जरूरी है। पहले इंडिविजुअल हर एक क्लास को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनके अंदर जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? सेल वॉल बनी हुई है बेटा इनकी सिलिका की। किस चीज की बनी हुई है? सिलिका। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, इसीलिए हम उस सेल वॉल को क्या बोलते हैं? इट इज सिलिशियस या सिलिकेशियस, मेड अप ऑफ सिलिका। और सिलिका क्या होता है? इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल मटेरियल, इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल मटेरियल।
तो इसका भी फर्दर बताऊंगी मैं आपको आगे जब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखेंगे। सेल वॉल के बाद अगर मैं इसकी बॉडी शेप की बात करूं तो बॉडी शेप कैसी है, दीज आर मतलब सोप केस लाइक, बॉडी इज सोप केस लाइक इन अपीयरेंस। आप कहोगे क्यों मैम, देखो कैसे, जैसे सोप केस का होता है ना, एक नीचे का होता है, उसके ऊपर एक ऊपर ढकने का, ये तो नीचे का बेस हो गया जिसपे आप सोप को रखते हो, ऊपर क्या करते हो, ढक्कन से उसको ढक देते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है इनका। अरे तो ये क्या है हमारे पास, इट इज लोअर केस, दिस इज अपर केस। अरे 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 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर केस। तो जो ये अपर केस है इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इट इज नोन एज एपीथीका। और जो नीचे वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज हाइपोथीका। और ये जो थीका है ये किस चीज के बने हुए हैं, दीज आर मेड अप ऑफ सिलिका। और इसके अंदर सारा का सारा क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके अंदर। उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, और सारी की सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है हमारे पास। तो कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी बॉडी है इनकी, सोप केस टाइप की। अच्छा अब देख लेते हैं इनके अंदर क्या है। अब क्योंकि मैंने क्या कहा है, ये क्या है, एल्गी है। एल्गी है तो मैम कैसे होंगे ये होंगे बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ का मतलब समझते हो ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे, कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस, कि सनलाइट को यूज करके हम अपना खाना बना सकते हैं अपने आप। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे कौन से होंगे, देखो साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में, वहां पे हमने एक चीज देख ली थी, क्लोरोफिल ए तो आ गया था, जबकि मोनेरा में, बैक्टीरिया में कभी भी क्लोरोफिल ए नहीं मिलता। कौन से पिगमेंट थे, बैक्टीरियो परप्यूरिन एंड बैक्टीरियो विरिडिन। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में फॉर द फर्स्ट टाइम क्या आ गया था, क्लोरोफिल ए। एवोल्यूशन हो रही है ना, तो क्लोरोफिल ए अब आ चुका है, तो इनमें तो होगा ही होगा, ये तो उससे नेक्स्ट किंगडम है, उनसे थोड़े ज्यादा इवॉल्व है, यूकैरियोट्स हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए तो है ही। अब क्लोरोफिल ए हर चीज में होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगी, इसलिए इसको अब हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल पिगमेंट। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल सी। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, कैरोटीन्स या कैरोटीनॉइड्स। और क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, प्रेजेंट होंगी ज़ैंथोफिल्स। तो इन सारे के सारे पिगमेंट्स का यूज करके ये डायटम्स क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होती है। कैसे, रिप्रोडक्शन बोथ asexual as well as sexual। अब एसेक्सुअल में सबसे जबरदस्त तरीका क्या होता है, दैट इज बाइनरी फिशन। लेकिन अगर मैं इनके बाइनरी फिशन की बात करूं ना, देखो बेटा इनकी शेप देखो, एक नीचे वाली प्लेट है, एक ऊपर वाली प्लेट है, एपीथीका हाइपोथीका। जब इनमें बाइनरी फिशन होगा तो क्या होगा, एक के पास ये पेरेंटल प्लेट जाएगी, एक के पास ये, जिसके पास ये गई हाइपोथीका, एक ये अपनी नई बना लेंगे, प्लस ये जो ऊपर वाली है, नाउ दिस विल एक्ट एज, क्योंकि ये छोटी थी, अरे अरे, तो ये अब किसकी तरह एक्ट करेगी, ये जो ऊपर वाली है वो यहाँ पे आ गई, मतलब दिस इज 1 दिस इज 2, तो 1 ये आ गई 2 ये आ गई, तो ये अपनी नई एक सिक्रीट कर लेंगे। फिर आगे देखो बेटा, इनमें जब बाइनरी फिशन होगी तो क्या होने वाला है, अब ये हो गई 3 और 4, तो एक के पास तो ये 3 जाएगी, ठीक है, इसने अपनी क्या कर लेनी है, नई बना लेनी है। और जिसके पास ये 4 जाएगी,
ये 4 अब यहाँ नीचे आ जाएगी और ये अपनी एक नई बना लेगा। लेकिन अगर इसकी बात करूं, इसकी, तो ये क्या करेगा, ये इसका नीचे वाला जो है ये तो एज इट इज है। अरे अरे, कलर्स का दिक्कत क्यों हो रहा है। ये वाइट है, ये अपनी एक नई बना लेगा, और जो ये ऊपर वाला येलो है, ये जो ऊपर वाला येलो है, ये अपनी एक और नई बनाएगा। मतलब वो नई कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी वाइट। तो आपने एक चीज देखी, बाइनरी फिशन तो हमने कर लिया, लेकिन बाइनरी फिशन में एक चीज देखो, इतना बड़ा था, है ना, यहां तक ये बड़ा रहा, जिसके पास ये छोटी गई, ये तो बेस बन गई, इसके ऊपर एक और छोटा बन गया। जब ये आगे इसने बनाया, ये तो था ही छोटे वाला, इसका ये उससे छोटे वाला, और जब ये भी बेस बना तो उससे भी छोटा बन गया। तो क्या हो रहा है, एवरी बाइनरी फिशन पे इनका साइज क्या हो रहा है, इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है, कुछ डायटम बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे। तो अपने साइज को करेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, डायटम्स बाइनरी फिशन करते हैं। एक दो बाइनरी फिशन किया, उसके बाद ये क्या करते हैं, एक रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज का मतलब ये गोल सर्कल सिस्ट, एक गोल सिस्ट बन जाते हैं, उसमें अपने सेल, अपने साइज को पहले रिपेयर करते हैं। वो मैकेनिज्म पहले, बहुत पहले कोर्स में होता था, अब नहीं है। तो वहां पे रेस्टिंग फेज में ये क्या करते हैं, साइज करेक्शन करते हैं, फिर दोबारा, मतलब ये क्या हो गई, रेस्टिंग फेज में कब जाएंगे, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या है अनफेवरेबल कंडीशन, भैया हमारा तो साइज ही बहुत छोटा हो गया, हमें क्या करना है, अपना साइज बराबर मेंटेन करना है। कैसे करोगे, अच्छा हमें टाइम दो, हम कर लेंगे। तो वो टाइम दिया जाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस है वो कि हमारा साइज छोटा हो गया, उसमें सिस्ट बन जाते हैं, उसके बाद अपना साइज करेक्ट करते हैं, फिर ये दोबारा बाहर आते हैं शेल से बाहर, तब हम क्या कहते हैं, दोबारा फेवरेबल कंडीशन आ गई, और दोबारा फिर ये क्या स्टार्ट कर देते हैं, बाइनरी फिशन। तो ये बताने का मेरा मुद्दा क्या था, कि बाइनरी फिशन तो इनके अंदर होता है, कब होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, रेस्टिंग स्पोर्स भी बनते हैं। और वो ये रेस्टिंग स्पोर कब बनेंगे, साइज करेक्शन के लिए, कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो भूलेंगे तो नहीं, अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, इसके साथ ही मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग ऐड कर लीजिए साइज करेक्शन। तो ये हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ना बेसिकली यहाँ 3 तरीके होते हैं, और तीनों के तीनों यहाँ काम करते हैं। कौन से, यहाँ पे आइसोगैमी भी होती है, यहाँ पे एन आइसोगैमी भी होती है, और यहाँ पे ओगैमी भी होती है। अब आइसोगैमी के सामने लिख लीजिए क्या होती है आइसोगैमी, जब दो गैमीट्स, मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। माना एक के पास फ्लैजेल है, दूसरे के पास भी होगा, एक के पास नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं होगा, एक की जो शेप है वही सेम दूसरे की, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का मीनिंग समझ गए ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, बोथ गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ गए, बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो वो जब आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगी, आइसोगैमी। और एनाइसोगैमी क्या होती है, बोथ गैमीट्स आर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकली। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। लेकिन अगर वो गैमी की बात करूं, ये एनाइसोगैमी ही है, दोनों डिसिमिलर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो वो गैमी को क्या करें, क्या करें, चलो कोई कुछ नहीं करते हैं, यहीं पे जगह बनाते हैं। तो वो गैमी में हमारे पास क्या है, वो गैमी में क्या होगा, गैमीट्स तो एनाइसोगैमस है, गैमीट्स क्या है, एन आइसोगैमस। देखो एन, एन आइसो मीन सेम, गैमस मीन्स फ्यूजन, मतलब गैमीट्स, तो सेम गैमीट। एन आइसो डिसिमिलर, गैमी गैमीट्स।
उओगैमी में क्या होगा, है तो ये दोनों के दोनों गैमीट एनाइसोगैमस, जिसको एनाइसोगैमस नहीं समझ आता वो डिसिमिलर लिख लो, दोनों अलग अलग होंगे। वन लार्ज होगा, वन लार्ज होगा, बड़ा होगा, और वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। बड़े पत्थर से चला कहाँ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एग, या फीमेल गैमीट लिख लेना, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। और दूसरा क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल होगा, और वो क्या होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल होगा तो वो मेल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो गैमी में मेल जो है फीमेल के पास जाता है। जैसे हमने अभी आप आगे 12th के अंदर भी पढ़ेंगे, हायर प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमंस के अंदर भी तो स्पर्म आता है एग को फर्टिलाइज करने। तो स्पर्म क्या है, स्पर्म मोटाइल है और स्पर्म बहुत छोटा सा है, एग उसके कंपैरिजन में बड़ा है, और वो क्या है, स्टेशनरी है। तो हमारे अंदर कैसे टाइप की फर्टिलाइजेशन है, वो गैमस टाइप। तो यहाँ पे तीनों टाइप की दोनों टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती, तीन टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड और जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट थिंग इज देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इनकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएं आपको क्या है, वो है डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या है वो, डाई एटोमेशियस अर्थ फॉर्मेशन। ये क्या होता है मैडम जी, ये होता है जो इनके दो अपर और लोअर जो शेल थे किस चीज के बने हुए थे, सिलिका के। सिलिका कैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो डायटम तो एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है तो इसकी एक लाइफ स्पैन के बाद डेथ हो जाएगी, डेथ हो गई, अंदर का प्रोटोप्लाज्म सारा किल हो गया, लेकिन जो बाहर की हार्ड इनडिस्ट्रक्टिबल सिलिका के जो शेल है वो कहाँ जाएंगे, वो शेल सारे के सारे पानी में नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, और एक लेयर बनी उनके ऊपर, और डायटम की डेथ होगी, उनकी शेल्स की लेयर बन जाएगी, बनते 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 बिल्कुल नीचे हार्ड अर्थ बन जाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ। तो किसकी वजह से बनती है ये, सिलिका शेल डेपोजिशन। क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है मैम इसकी, लिख लीजिए जी, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सिरप्स एंड ऑयल्स की फिल्टरेशन। क्यों भाई फिल्टरेशन क्यों, क्योंकि ये जो डायोमेशियस अर्थ होती है इट इज पोरस इन नेचर। पोरस का मतलब समझते हैं, छेद 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 होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा क्योंकि ये कैसी होती है, ग्रीटी भी होती है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म लिखी हुई है, ग्रीटी, GRITTY। ग्रीटी का मतलब समझ रहे हो, खुरदरापन है इसके अंदर। तो जैसे सैंड पेपर को यूज करते हैं ना घिसाई के लिए, सैंड पेपर्स पता है ना, पुट्टी वुट्टी घर में करते हैं उसको सैंड पेपर से घिसाते हैं, और भी बहुत सारी जगह यूज आता है सैंड पेपर। तो वो ही उसी तरह घिसाई का काम इससे भी लिया जा सकता है। तो पॉलिशिंग दी सरफेसेस, पॉलिशिंग सरफेसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और यूज है, क्या है, इंसुलेटर की तरह भी इसको यूज किया जाता है, एज एन इंसुलेटर इन फर्नेसेस, बॉयलर्स। फर्नेसेस में यूज कर सकते हो, बॉयलर्स में यूज कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर्स में इसका यूज किया जाता है। तो इतने सारे इस डायो एटोमेशियस अर्थ के क्या हैं, यूजेस हैं। तो इसके साथ बेटा हमारा क्या खत्म हो जाता है, ये जो एक क्राइसोफाइटा नाम की क्लास है ना, खत्म हो जाती है। इसके अंदर क्या है, गोल्डन एल्गी है, और वो गोल्डन एल्गी क्या है, दोनों है, डेजमिड्स और डायटम्स को कलेक्टिवली बोलते हैं। क्या मेन फीचर है इनका, ये डायोएटमेशियस अर्थ, क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है डाई एटोमाइट नाम का सब्सटेंस। और ये डाई एटोमाइट नीचे इकट्ठा होता रहता है अर्थ पे, तो क्या बन जाता है, अर्थ पे नहीं, कहाँ पे, अर्थ पानी के अंदर मिल रहे हैं ना, तो एक्वेटिक बॉडीज के अंदर, नीचे नीचे डीप ओशन, डीप वाटर बॉडीज के अंदर। तो क्राइसोफाइटा हमारे पास खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी सेकंड क्लास ऑफ एल्गी, जिसको हम बोलते हैं पायरोफाइटा।
Let's move on to the second class. Second class is Pyrophyta. और पायरोफाइटा क्या है? These are known as, क्या लिखा था इनके लिए? इनको हम बोलते हैं फायर एल्गी। क्यों बोलते हैं वो अभी बताऊंगी। अभी इनके सारे यूजेस में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में वो चीज आएगी। ये कहाँ पे मिलते हैं? दीज आर मोस्टली मेरीन। क्या है? मोस्टली मेरीन, खारे पानी में ही ज्यादा मिलेंगे। अब इनके अंदर किनको इंक्लूड किया गया? कैसे ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे? डायनोफ्लैजिलेट्स। और ये जो पीछे हमने पढ़े थे ना, ये क्या थे हमारे पास? क्राइसोफाइटा के अंदर मैक्सिमम हमारे पास क्या पड़े हुए थे? प्लैंक्टन्स थे। ये कौन से प्लैंक्टन? प्लांट लाइक है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो फ्लोट करते रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग है भाई, ये पानी के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। बट जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद क्या हो जाते हैं? इनके जो खाली खोखे हैं, ये जो शेल हैं बॉडी के, वो नीचे जाके जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पे है डायनोफ्लैजिलेट। नाउ व्हाई डायनोफ्लैजिलेट? अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इनको डायनोफ्लैजिलेट क्यों बोलते हैं। डायनो मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजेला। तो क्या है इनके पास? टू फ्लैजेला, टू टाइप ऑफ फ्लैजेला। और वो दो टाइप के फ्लैजेला कैसे हैं? एक फ्लैजेला है इनके पास, कौन सा? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। और एक है इनके पास लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। और जो इनकी बॉडी है ना बेटा, जैसे वहां पे सेल वॉल किस चीज की बनी हुई थी? सिलिका की। यहाँ पे जो सेल वॉल है, सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज भी कैसा? इम्प्रेग्नेटेड विद पैक्टिन्स। उस सिलिका, उस सेल्यूलोज के बाहर क्या जमा हो गए? पैक्टिन्स के रेजिड्यू, जिसकी वजह से वो क्या हो गई? कंपैरेटिवली हार्ड हो गई। ठीक है। अब अगर मैं इनकी एक बॉडी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, वैसे तो हम एक इमेज भी लाए थे, चलो उस इमेज को देख लो। चलो पहले उस इमेज को देख लो, फिर साफ सुथरी मैं बना के दिखाऊंगी आपको इमेज, है ना। दिस इज द इमेज। ये है हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट। और ये इमेज मैंने कहाँ से लिया है? ये लिया है आपकी एनसीईआरटी की बुक से। ये एक डायनोफ्लैजिलेट है। इसमें आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो इसको एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं। यस, नाउ इट इज विजिबल। देखो इसमें अब आपको दो टाइप के फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं बेटा। एक फ्लैजेलम तो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज वन फ्लैजेला। और एक फ्लैजेला ना यहाँ से घूम रहा है, जो पीछे से घूम गया है वो नहीं दिखेगा, वो मैं बना देती हूँ ऐसे। एक फ्लैजेला ऐसे। इनकी जो बॉडी है, देखो बॉडी अगर मैं ड्रॉ करूँ इनकी, एक रफ सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, वैसे मुझे ज्वाइन नहीं करने चाहिए थे, है ना। ठीक है, ज्वाइन नहीं करती, इसकी अलग अलग प्लेट्स बनाते हैं हम। तो इनकी बॉडी ना ऐसे सेल्यूलोजिक प्लेट्स की बनी होती है। ये तो इन सेल्यूलोजिक प्लेट्स, अब उस जैसा बनाना चाहिए था, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको ऐसे बना दिया इन्वर्ट थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो इनकी बॉडी में ये तो सारी की सारी क्या है? दीज आर क्या? सेल्यूलोजिक प्लेट्स, ये वाली भी। अब इन सेल्यूलोजिक प्लेट्स के बीच में आप देखिए, यहाँ पे एक तो ये बन रहा है, ये खाली जगह दिख रही है, और एक ये खाली जगह दिख रही है। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स ग्रूव। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स ग्रूव। और एक ये सीधे वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव का मतलब समझ रहे हो? खाली जगह, गड्ढा एक तरह का। ये ग्रूव्स प्रेजेंट हैं। इन दोनों ग्रूव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे दो टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इस ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर एक फ्लैजेला है, वो कैसे है? ऐसे आया,
और इसके चारों तरफ ये देखो ये ट्रांसवर्स ग्रूव है, इसमें से ये फ्लैजेला ऐसे, जैसे टॉप नहीं होता लट्टू, लट्टू घुमा के बचपन में खेलते थे ना टॉप, उसमें ऐसे घुमाते हो ना आप धागा, तो ऐसे इसकी बॉडी के चारों तरफ, मतलब एक साइड से निकल रहा है और ऐसे इस पे राउंड हो जाता है वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस ग्रूव के अंदर जो फ्लैजेला है वो यहाँ से घूम के और ऐसे पीछे से यहाँ तक आ रहा है। तो इस वाले फ्लैजेला को हम क्या बोलेंगे, इस फ्लैजेलम को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। और ऐसे ही एक फ्लैजेला कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो ये बना रखा है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में से निकलता हुआ, यहाँ पे भी एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा, उस फ्लैजेलम को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम। तो दो टाइप के फ्लैजेला आपको दिखाई देंगे। अब इन दो टाइप के फ्लैजेला में खास बात क्या है, इन खास बात कुछ ऐसी है जिसकी वजह से इनका एक पेक्यूलियर नेम भी है। और वो खास बात क्या है, वो खास बात ये है कि देखो एक फ्लैजेला जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, वो इस तरह से घुमाएगा और ये वाला इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो जिसकी वजह से ये ऐसे भी जा रहा है और ऐसे आगे की तरफ भी जा रहा है। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की मूवमेंट दिखाएगा, मीन्स ये ऊपर भी जा रहा है और ये आगे भी जा रहा है, ऐसे 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 ट्विस्ट करता हुआ। तो इन मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्पिनिंग मूवमेंट्स। क्या है ये, स्पिनिंग, जैसे स्पिन बॉल है ना, क्रिकेट तो सब देखते हो, सबको पता है स्पिन बॉल क्या होता है। तो स्पिन बॉल की तरह ये दो फ्लैजल, कि एक फ्लैजेला इसको ऐसे घुमा रहा है, एक फ्लैजेला इसको ऊपर की तरफ मूव करा रहा है, तो ये आगे भी जा रहा है और मतलब ऐसे रख लो ना इसको, तो ये वाला फ्लैजेलम उसको ऐसे लेके जा रहा है और दूसरा उसको ट्विस्ट करवा रहा है, तो स्पिनिंग मूवमेंट। और इन स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से हम इन डायनोफ्लैजिलेट्स को क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी वर्लिंग विप्स। तो ये जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी होती है, हार्ड क्यों है, पैक्टिन्स की। और जो टू फ्लैजेला है, तो ये वाला जो फ्लैजेलम हम लिखेंगे ट्रांसवर्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस ट्रांसवर्स फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन दी ट्रांसवर्स ग्रूव। और लॉन्गिट्यूडनल वाला कहाँ प्रेजेंट होगा, इन दी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। बॉडी मैंने पीछे बना दी है स्लाइड में। और इन दोनों की इकट्ठी मूवमेंट की वजह से कैसी मूवमेंट होती है इनकी, स्पिनिंग मूवमेंट। और इन स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, विर्लिंग वर्लिंग विप्स। देखो कितना सुंदर सा नेम इनका है। तो वर्लिंग विप्स क्या है, दीज आर दी डायनोफ्लैजिलेट्स। किसकी वजह से है, क्योंकि उनमें दो टाइप के फ्लैजेलम प्रेजेंट है। वो दो टाइप का फ्लैजेला, एक उसको आगे की तरफ चला रहा है, एक उसको स्पिन करा रहा है, तो दोनों की इकट्ठी कलेक्टिव मूवमेंट की वजह से वो स्पिन करना शुरू हो जाता है, और स्पिनिंग की वजह से हम इनको बोलते हैं वर्लिंग विप्स। इसके अलावा इनकी एक और खास बात है, वो खास बात क्या है कि कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर ना चमक होती है, जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो क्या फिनोमिना है, बायोल्यूमिनेसेंस। कैसे डिफाइन करोगे इसको, लाइट एमिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिख लेते हैं इसको, लाइट एमिशन बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो लगा दिया है ना। इल्यूमिनेशन का मीनिंग तो हमें समझ आता है, ल्यूमिनेसेंस का मीनिंग क्या होता है, चमक। और बायो मीन्स अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चमक रहा है तो उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। जैसे जुगनू, जुगनू है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन्स की वजह से वो चमकता है। तो यहाँ पे है बायोल्यूमिनेसेंस, इनके अंदर देखने को मिलती है। किन में देखने को मिलती है, उनका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है बेटा नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका। अब क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, पायरोडीनियम, और एक है पायरोसिस्टिस। तो तीन है हमारे पास, और भी हैं इस लिस्ट में, लेकिन मेन हमें ये तीन याद रखने हैं। तो इनमें क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। उसकी वजह से क्या है, वाटर बॉडी जो है, ओशंस जो है, रात को कई बार चमकते हुए दिखाई देते हैं। दूर से ऐसे लगेगा, वो एक आध मूवी के अंदर भी तो शूट हुआ है ना,
वो मुझे याद नहीं आ रही वो क्या मूवी है, कौन सा वो सॉन्ग है, तो वहां पे भी बस आप बायोल्यूमिनेसेंस डाल देना ड्यू टू डायनोफ्लैजिलेट्स, तो आपको काफी सारी इमेजेस दिखेंगी। तो रात को ऐसे लगता है जैसे समुद्र के अंदर छोटे 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 मोती चमक रहे हैं ओशन के अंदर। तो वो मोती नहीं चमक रहे, वो किन की बायोल्यूमिनेसेंस है, इन डायनोफ्लैजिलेट्स की है। इसके अलावा इनका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज ये क्या करते हैं, रेड टाइड फॉर्मेशन। अब मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, मैम रेड टाइड फॉर्मेशन तो हमने मोनेरा में पढ़ ली थी। नहीं, वो क्या थी, दैट वाज रेड सी। अब मैं पढ़ा रही हूँ रेड टाइड, किसकी वजह से होती है, एग्जाम्पल क्या है, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। गोनियालॉक्स, गोनियालॉक्स, और दूसरा है जिम्नोडीनियम। अब ये दो क्या हैं, ये इनके अंदर क्योंकि ना बहुत सारे ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, इनमें बड़े अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, कोई डायनोफ्लैजिलेट ब्लू कलर का, कोई रेड कलर का, है ना, कोई ग्रीन कलर का, कोई येलो कलर का, कोई व्हाइट कलर का। तो ये कलरेशंस इनमें पिगमेंट्स की वजह से और बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से। तो ये दो क्या करते हैं, ओशन को ऐसा रेड कलर का, ऐसे लगता है जैसे वो कई बार मूवीज में नहीं दिखाते, किसी का मर्डर करके पानी में फेंक दिया, आसपास का पानी सारा का सारा हमें कैसा दिखने लग जाता है, कैसा दिखता है, एकदम रेड कलर का, कि जैसे यहाँ पे किसी का हमने मर्डर कर दिया। तो सिमिलरली वैसा ही बिल्कुल ऐसी रेड टाइड हमें दिखेगी दूर तक, और वो रेड टाइड देख के बिल्कुल ऐसा लगता है अब किसी ने इसमें लाल रंग डाल दिया है। तो वो रेड टाइड किसकी वजह से होती है, ड्यू टू दी ये इनकी गोनियोलक्स और जिम्नोडीनियम की ग्रोथ की वजह से। लेकिन इनमें प्रॉब्लम भी है, ये जो गोनियोलक्स है ना, ये एक और काम कर देता है, ये एक और काम क्या कर देता है, गोनियोलक्स कैटेनेला, कैटेनेला, ये किसकी स्पीशीज है, ये क्या करती है, ये रेप्टाइड बनाने के साथ साथ ओशन के अंदर ना एक टॉक्सिन भी रिलीज कर देता है। टॉक्सिन कैसा, पॉइजनस। और उस टॉक्सिन का नेम पता क्या है, दैट टॉक्सिन इज नोन एज सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन वो रिलीज कर देता है, और सेक्सी टॉक्सिन एक ऐसा, अब क्योंकि ओशन के पानी के अंदर रिलीज कर दिया सेक्सी टॉक्सिन, कैसा है, पॉइजनस टॉक्सिन है। तो कुछ या फिर ये वाले डाई एटम्स को ही कोई फिश वगैरह खा ले, या ये जो सेक्सी टॉक्सिन है जो पानी में रहने वाले और ऑर्गेनिज्म है, पानी के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा। तो यूजुअली कौन कौन इनका वो बनती हैं, मतलब इस ट्रैप में फंसती हैं ज्यादातर, वो होती हैं फिशेस। तो फिशेस के अंदर ये क्या कोज करती है, सेक्सी टॉक्सिन, ये कोज करती है पैरालिटिक, ये कोज क्या करेगी, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, PSP। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर इन फिशेस को जिनकी बॉडी में ये सेक्सी टॉक्सिन गई है, अगर उनको उनके ऊपर फीड करे ह्यूमन, तो क्या हो जाएगा। अब पैरालिटिक से क्या समझ रहे हो, पैरालिसिस इन ह्यूमंस। तो ऐसी फिश कई बार जो है ह्यूमन कंज्यूम कर जाता है, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, पैरालिसिस। अब क्या रह गया, अब बात रह गई इनकी रिप्रोडक्शन की। चलिए, रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, एक तो ये हाईली मल्टीप्लीकेटिव है ना, हमारी एनसीईआरटी में। और हाईली मल्टीप्लीकेटिव का मतलब क्या है, अगेन बाइनरी फिशन से फटाफट 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 अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी तो रेड टाइड, इतनी सारी रेड टाइड फॉर्मेशन हमें दिखती है, या बायोल्यूमिनेसेंस हमें दूसरे औरों की वजह से दिखती है। तो और ये तो बात हुई एसेक्सुअल। और दूसरा अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा सिर्फ दो तरीकों से, दैट इज आइसोगेमी या एन आइसोगेमी। और जो ओगेमी है ना, ओगेमी इज एब्सेंट हियर, ओगेमी से यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है।
गॉट इट। और ये जो इनसे पहले वाले हमने इनके भाई पढ़े थे ना, इनसे पहली वाली जो क्लास पढ़ी थी क्राइसोफाइटा, भाई ये तो इतने शाणे हैं ना, ये आप ये कह लीजिए कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है इन दी ओशन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनके लिए कोई टर्म यूज होती है, इनको हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। तो ये याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स। और जो इनके अगले भाई थे पायरोफाइटा, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी वर्लिंग विप्स। अच्छा, और इसमें क्या बताना रह गया, रिप्रोडक्शन के अलावा अब यहाँ पे बताने रह गए इनके पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे इनके अंदर, देखो मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, उसके अलावा इसके पास भी क्लोरोफिल सी ही होगा, और उसके अलावा इनके पास ज़ैंथोफिल्स होंगे, और उसके अलावा इनके पास कैरोटिनॉइड्स होंगे। तो कोई नई ऐसी खास बात नहीं है कि पीछे वाले में थी और इसके पास नहीं है। खास बात अभी आएगी यूग्लिना के केस में, विच वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर।